डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर है आपका नया यूनिट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके ऊपर है। तो बेसिकली इस लेक्चर में मैं जो कवर करने वाला हूँ वो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो बेसिक्स है, उसका लेआउट है, कंस्ट्रक्शन फीचर है और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं हम वो कवर करेंगे इसमें। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में वर्किंग डिस्कस करूँगा और बाकी चीज़ें हैं। तो आपको जो पढ़ना है न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो है उसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है, उसका आपको लेआउट पढ़ना है। ये जो है आपका जो सिलेबस में है ये चीज़ है आपका। उसके बाद जो तीसरा टर्म आपको पढ़ना है वो पढ़ना है आपको इसका वर्किंग, ठीक है। ये तीन इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में है वो है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका जो है इसी में हम पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे, जिसको कहीं कहीं मेरिट डिमेरिट भी बोलते हैं, है ना। और लास्ट में जो आपका होगा वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, है ना, जो इंडिया में अलग अलग जगह पे जो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और उसके थोड़ा सा हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारा जो है आपके सिलेबस में है जो हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ने के पहले हमें दो चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन और एक है आपका चेन रिएक्शन, ठीक है। अब आपने जो है 10वीं तक के केमिस्ट्री में शायद आपने अगर पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत याद होगा आपको कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो होता क्या चीज़ है। तो बेसिकली मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, बेसिकली रिएक्शन दो तरह का होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है। फ्यूजन में क्या होता है, चीज़ें कंबाइन होती हैं, ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है, चीज़ें जो होती हैं वो ब्रेक करती हैं। और वो क्या है, इसमें एटम्स कंबाइन करते हैं, इसमें एटम ब्रेक करता है। मतलब फ्यूजन में एटम्स कंबाइन करके वन एटम बनाता है और इसमें एटम ब्रेक करके, है ना, मोर देन वन एटम बनाता है। तो ये डिफरेंस है आपका फ्यूजन और फ्यूजन में। तो फ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका सन। जो सूरज है, सूरज के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो फ्यूजन हो रहा है। तो अब आप समझिए कि रिएक्शन दोनों ही कारगर हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने में, लेकिन फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है इन कंपैरिजन टू फ्यूजन रिएक्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है एज कंपेयर टू फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। इसीलिए हम फ्यूजन रिएक्शन यूज करते हैं, जबकि फ्यूजन रिएक्शन से जो एनर्जी बाहर निकलती है ये ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम एनर्जी रिलीज की बात करें तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, इज मोर देन फ्यूजन, ठीक है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होगा, सर जब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है तो फिर हम जो है फ्यूजन क्यों यूज़ करते हैं, फ्यूज़न क्यों नहीं यूज़ करते हैं। उसका बहुत ही सरल है, क्योंकि जो फ्यूज़न रिएक्शन का जो चेन प्रोसेस है, जो फ्यूज़न रिएक्शन का चेन प्रोसेस है ना, द चेन प्रोसेस, और यह कह लीजिए द चेन रिएक्शन प्रोसेस, the chain reaction process of fusion is more uncontrollable, okay, than fusion reaction। इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन को यूज करते हैं,
ठीक है, अभी चल रहा है काम, अभी फ्यूज़न को के ऊपर भी काम चल रहा है कि फ्यूज़न को हम यूज़ करें, लेकिन फिजन को यूज़ करना ज़्यादा आसान है इन कंपेरिजन टू फ्यूज़न। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया सन। अब देखिए सन के अंदर जो फ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है कितना अनकंट्रोल्ड है, कितनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है आपको, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम फ्यूज़न रिएक्शन यूज़ करते हैं और उससे हम एनर्जी जनरेट करने की हम कोशिश करते हैं। तो ये था आपका बेसिक अबाउट वेरियस रिएक्शंस जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो है वो होता है। ठीक है, ये आप पढ़ करके आ चुके हो केमिस्ट्री में, लेकिन बेसिकली मैंने थोड़ा ब्रीफ कर दिया आपको इसके बारे में कि एक इंट्रोडक्शन समझ में आ जाए कि क्या है ये। तो अब क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई वी यूज़ द फ्यूज़न रिएक्शन, वाई वी डोंट यूज़ फ्यूज़न रिएक्शन, तो आप जो मैंने आपको बताया है आप उसको अपने शब्दों में लिख सकते हो, है ना। बिकॉज फ्यूज़न रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है इन कंपेरिजन टू फ्यूज़न रिएक्शन, दैट्स वाई वी यूज़ द फ्यूज़न रिएक्शन मोर फ्रिक्वेंटली एज कंपेयर टू द फ्यूज़न रिएक्शन। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, द control of fusion reaction is difficult as compared to fission reaction, that's why we use the fission reaction to produce the energy। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है या 2 नंबर का सवाल आता है तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फिजन। जैसा कि मैंने आपको बताया फिजन, अब वर्ड पकड़िए, फिजन में क्या होगा, फिजन में आपके पास एक एटम होगा और ये एटम जो है वो ब्रेक करेगा 2 एटम्स में। ठीक है, एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया। ठीक है, तो एक एटम जो है 2 एटम में ब्रेक कर रहा है। मोर देन 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है, ऐसा कोई कंस्टेंट नहीं है, मोर देन 2 भी होगा। तो बेसिकली इन फ्यूजन 1 एटम, ठीक है, ब्रेक्स into more than 2 atoms। ठीक है, इसको इक्वल टू और मोर देन कर दीजिए, इक्वल टू और मोर देन 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा में डिसोसिएट करेगा। ठीक है, इसके साथ एक चीज और जुड़ा हुआ है, विथ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये है आपका। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या हुआ, एक एटम जो है वो 2 एटम में डिसोसिएट करेगा। तो ये एक एटम हो गया, एक एटम हो गया, 2 या 2 से ज़्यादा में डिसोसिएट करेगा और साथ में एनर्जी भी बाहर आएगी, और इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, इसी ये जो एनर्जी रिलीज हुई ना यहाँ पर, इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। ठीक है, तो अब समझ में आया बेसिक ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपका फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन में आपके पास एक एटम होता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या एटम होता है वो। एक एटम जो होता है 2 एटम में डिसोसिएट करता है और डिसोसिएट होने के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करता है, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके। वो कैसे करते हैं वो वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द बेसिक ऑफ योर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वी यूज द फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, वी यूज द फ्यूजन रिएक्शन टू ब्रेक 1 एटम इनटू 2 एटम्स with the release of the energy, and this released energy is used to convert, or this released energy is used to get the electrical energy। ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मिलता है आपको और काइनेटिक एनर्जी भी मिलता है। ठीक है, अब जो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बोला है, उसको टेक्निकली कैसे लिखेंगे, उसको टेक्निकल टर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो व्हेन अ न्यूट्रॉन, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जो आपका जो एटम टूट रहा है वो ऐसे तो टूटेगा नहीं, है ना, क्योंकि किसी भी चीज़ को टूटने के लिए कुछ ना कुछ बाहर से उसको चाहिए, सोर्स चाहिए, है ना। अब जैसे कांच का ग्लास है, तो कांच का ग्लास तो रखे रखे टूटेगा नहीं, उसको जब तक आप उसको गिराओगे नहीं तो कांच का ग्लास टूटेगा नहीं। तो उसी तरीके से कोई भी एटम है
वो ऐसे रखे रखे तो टूटेगा नहीं, है ना। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोई ऐसा बाहर से कुछ एलिमेंट या कुछ एटम या कुछ कोई भी चीज़ ऐसा चाहिए जिसको हमको तोड़ना है, ठीक है, जिससे हमको उसको तोड़ना है। अब कांच का शीशा है, वो रखे टूटेगा नहीं, आप उस पर पत्थर मारोगे तो कांच का शीशा टूटेगा, समझ गए, ठीक है। तो अब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमें चाहिए एक न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन चाहिए हमें बस रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। अब वो न्यूट्रॉन क्या करता है, जो आपका यूरेनियम है, जो भी मैं बात कर रहा था एटम के बारे में, यही यूरेनियम एटम है। इस यूरेनियम एटम में जब न्यूट्रॉन, यही यूरेनियम एटम में जब आपका न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करता है या कोलाइड करता है, जो भी आप वर्ड यूज कर लिए, स्ट्राइक करना हुआ या कोलाइड करना हुआ, जो आप वर्ड यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। तो यही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जब ये न्यूट्रॉन है ना, जब स्ट्राइक करता है या कोलाइड करता है ना यूरेनियम एटम के साथ, तो यूरेनियम जो है 2 लाइटर एटम्स में स्प्लिट हो जाता है। यूरेनियम एक हेवी मेटल है, ठीक है, यूरेनियम एक जो है वो हेवी मेटल है। अब जब ये न्यूट्रॉन यूरेनियम से स्ट्राइक करता है तो यूरेनियम जो है वो 2 लाइटर एटम्स में ब्रेक कर जाता है ना, ब्रेक्स इनटू 2 लाइटर एटम्स, ठीक है। उसके साथ रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, उसके साथ रिलीज ऑफ क्या होता है, एनर्जी होता है, प्लस रेडिएशंस बाहर निकालते हैं, प्लस रेडिएशंस बाहर निकालते हैं। रेडिएशंस कौन कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल है। तो ये जब मैं समराइज करता हूँ, जब न्यूट्रॉन एटम यूरेनियम से को स्ट्राइक करता है तो यूरेनियम एक हेवी मेटल है, तो यूरेनियम जो है वो 2 लाइटर एटम में टूट जाता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, प्लस रेडिएशंस बाहर आते हैं। और रेडिएशंस के कौन से होते हैं, अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में। तो इसी अल्फा बीटा गामा का जो है, इसी अल्फा बीटा गामा को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो अल्फा बीटा गामा जो है, ये अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस जो हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, है ना। तो एक्चुअली इसको एक कंबाइंड टर्म दे दिया हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रिप्रेजेंट करेगा कि अल्फा बीटा गामा, ये सारे रेडिएशंस आ गए इसमें। और भी रेडिएशंस अगर होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अल्फा बीटा गामा को छोड़ के, वो भी आ गए, लेकिन बेसिकली अल्फा बीटा गामा ही हम पढ़ते हैं, वो है। और एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रैगमेंट्स, अब ये जो फ्रैगमेंट्स बाहर निकले हैं उनका भी काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। अच्छा, ये रिलीजेस हीट साइमल्टेनियसली, इसकी बात मैंने आपको बोल दी। हीट जो आपका एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में आता है, ठीक है। इसमें चाहो तो आप एक वर्ड याद कर लो, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। उसके बाद क्या होता है कि अब एक वर्ड है यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप बोलो सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा तो ये सब चीज़ें आपको जो है टर्म जो है वो कष्टदायक नहीं होंगी। लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है और अगर भूल गए हैं तो थोड़ा सा लगेगा, लेकिन इतना भी टफ नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। तो जो आपका जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लीजिए या कोई भी और एनी रिएक्शन, एनी रिएक्शन, RKN रिएक्शन हो गया, कोई भी रिएक्शन होता है या कोई भी प्रोसेस और एनी प्रोसेस, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन की बात कर लीजिए, कोई रिएक्शन या किसी भी तरीके का रिएक्शन का बात कर लीजिए, या फिर कोई भी प्रोसेस का बात कर लीजिए, वो 2 ही तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका एंडोथर्मिक और एक होता है आपका एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है कि इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मतलब जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा उसको आप एनर्जी दोगे तभी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए मैंने एरो जो है वो बाहर की तरफ निकाला है, ठीक है।
तो एक्सोथर्मिक जो होता है उसमें एनर्जी रिलीज होता है और एंडोथर्मिक में आप एनर्जी देते हो। अब मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूँ इसका, जो हम लोग पढ़ते भी हैं। जैसे आप अभी दिवाली का टाइम गया है, तो जैसे अगर आप पोचाड़ा कराते हो घर पे, चूना कराते हो ना सफ़ेद रंग का, उस चूने को जब आप पानी में डालते हो तो देखते हो कैसे पानी उबलने लगता है, और बिल्कुल अगर आपका लोहे का बाल्टी है उसको छू करके देखो गर्म हो जाता है। वो कौन सा रिएक्शन है? वो एक्सोथर्मिक है। वो आपको एनर्जी दे रहा है, समझ रहे हैं? वो आपको एनर्जी दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं पानी का भाप में बदलना, पानी का भाप में बदलना, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द स्टीम इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझिए इस चीज को, है ना? कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू द स्टीम, पानी का भाप में बदलना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि आपको एनर्जी देना पड़ रहा है प्रोसेस में। ठीक है? तो ये फर्क है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। तो जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसमें एनर्जी बाहर निकलती है आपकी। ठीक है? तो ये है आपका बेसिक ऑफ योर न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो स्टार्ट है, वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, उसको हम समझते चलेंगे साथ साथ में, है ना? और मैं बहुत ही इत्मीनान से इसको टॉपिक को लूँगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और हर एक चीज़ को आपको समझना भी ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है? तो अभी हमने जो भी टर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस पूरे पैराग्राफ में, उस पूरे टर्म को हमने समझने की कोशिश करी है। हमने क्या क्या समझा है कि फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होता है। हमने इन सारे टर्म को समझा है, फ्यूजन को समझा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझा है। तो समझिए कि ये 4 लाइनों में कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं जानने के लिए। ठीक है? उसके बाद आता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। चेन मतलब क्या होता है? जंजीर, एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ। वर्ड को पकड़िए, जंजीर मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है? तो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है वो एक के बाद एक होता ही चला जाता है। मतलब एक फ्यूजन रिएक्शन हुआ, वो अगले वाले को फ्यूजन करेगा, उससे जो हुआ वो अगले वाले को करेगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक चलता चला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वैसे चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ। आप जब तालाब में, जब पानी स्थिर है, जब तालाब में पत्थर मारते हो तो क्या होता है? एक वेव निकलता है, वो वेव बगल वाले का वेव बनाता है, वो वेव बगल वाले का वेव बनाता है, बगल वाले का वेव बनाता है। यही होता है ना, जब आप तालाब में पत्थर मारते हो तो वेव ऐसे बनता है ना, अगर उसको ध्यान से देखोगे तो क्या होता है? आपने पत्थर यहाँ मारा तो ये वेव बना, ये वेव बगल वाले को डिस्टर्ब किया, इसने बगल वाले को डिस्टर्ब किया, इसने बगल वाले को डिस्टर्ब किया। ऐसे करके जो आपका जो पानी का वेव जो है वो ऐसे बनता है, चारों तरफ से ऐसे करके, यही बनता है ना, ये ऐसे करके। तो ये क्या हो रहा है? ये आपने चेन प्रोसेस ही स्टार्ट किया, जो कुछ देर होने के बाद खत्म हो जाता है। कुछ देर होने के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो वैसे ही जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, उसमें आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। उस एक न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो फिर एक और न्यूक्लियर फ्यूजन को प्रोवोक करता है ना? एक न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, इससे ये एक हुआ, ये दूसरे स्टेप में फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इससे जो आउटपुट निकलता है फिर एक और न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है। अभी हम देखेंगे कैसे होता है। तो बस चेन रिएक्शन का मतलब समझिए कि इट इज अ चेन ऑफ ऑल द न्यूक्लियर फ्यूजन्स। एक हुआ, एक ने दूसरे को बनाया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे, ऐसे करके मतलब खुद ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है? इसमें लिखा है द चेन रिएक्शन रिफर्स टू अ प्रोसेस। एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड इन फ्यूजन प्रोड्यूस एडिशनल फ्यूजन इन एटलीस्ट वन फर्दर न्यूक्लियस। मतलब एक
न्यूट्रॉन जो बाहर निकलता है आपका, एक न्यूट्रॉन जो है जो आपका टकराता है आपका यूरेनियम से, तो यूरेनियम टूटता है और साथ में न्यूट्रॉन भी बाहर निकलते हैं, और वो जो न्यूट्रॉन बाहर निकले हैं वो आगे वाले यूरेनियम को तोड़ते हैं, और आगे वाले यूरेनियम से जो टूट के न्यूट्रॉन बाहर निकलता है वो उसके आगे वाले को तोड़ता है। इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास एक डायग्राम है, ये देखिए, है ना, ये देखिए ये है आपका न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जो है, और ये है आपका यूरेनियम। तो ये न्यूट्रॉन जो है यूरेनियम से टकराया। अब टकराने के बाद अभी हम केवल न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं और अभी हम केवल चेन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब टकराया, तो टकराने के बाद ये भी न्यूट्रॉन बाहर निकला। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो गया कि सर ये न्यूट्रॉन यहाँ तो आ गया, तो इसके बाद ये दो कहाँ से आया? ये दो आया, जो यूरेनियम मॉलिक्यूल टूटा है ना, ये जो यूरेनियम टूटा है, जो दो भाग में टूटा है, उस दो भाग के टूटने की वजह से दो न्यूट्रॉन बाहर आ गए हैं। समझिए, ठीक है, ये आपका जो है इनिशियल है और ये टकराने के बाद है। दिस इज आफ्टर स्प्लिटिंग, और इसको आप आफ्टर फ्यूजन भी समझ सकते हैं। तो ये न्यूट्रॉन अलग है, देखिए है तो न्यूट्रॉन ही, लेकिन अलग अलग स्टेज में निकला है। तो ये न्यूट्रॉन जो बाहर निकला है वो निकला है यूरेनियम के टूटने से। ये जो न्यूट्रॉन निकला है जो आप देख रहे हैं, ये वाला न्यूट्रॉन जो बाहर निकला है, ये निकला है यूरेनियम के टूटने से, और ये जो है हमने दिया है उसको। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, आगे जो यूरेनियम है, ये भी यूरेनियम है आपका, और ये भी यूरेनियम है आपका। अब ये न्यूट्रॉन जाके जब फर्दर इस पर हिट करेगा तो फिर ये दो भाग में टूट जाएगा, अब फिर ये न्यू न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है, यूरेनियम को तोड़ता है, दो न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो दो निकले वो एक एक करके जाके फिर टकराते यूरेनियम से, फिर वो दो बाहर निकालते हैं। ऐसे करके ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, क्योंकि ये चेन में हो रहा है ना। एक गया, दो में भागा, ठीक है, दो में डिवाइड किया, फिर ये गया, फिर ये दो में गया, तो ये चेन चलता चला जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो चेन हो गया ना, ये हो गया चेन रिएक्शन। अब आप बोलोगे सर इसमें फ्यूजन रिएक्शन कहाँ है? ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन इसी में छुपा हुआ है। देखिए, हर एक स्टेप में फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हर एक स्टेप में हो रहा है, और फ्यूजन्स को मिला के चेन रिएक्शन बन रहा है। देखिए, ये जो स्टेप हुआ आपका यहां से यहां तक, ये एक फ्यूजन हुआ, समझ गए, और यहां से ये हुआ, फिर फ्यूजन हुआ, ध्यान दीजिए, और यहां से यहां फिर फ्यूजन हुआ, उसी तरीके से हर एक स्टेप में हुआ। देख रहे हैं, एक फ्यूजन, दो फ्यूजन। तो ये तो एग्जांपल लेके मैंने बताया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चेन रिएक्शन को इन शॉर्ट में क्या कहोगे, तो चेन रिएक्शन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फ्यूजन रिएक्शंस। अगर किसी प्रोसेस की बात अगर हम बोलें कि चेन रिएक्शन क्या है, तो चेन रिएक्शन कुछ नहीं है। चेन रिएक्शन जो है, सारे फ्यूजन रिएक्शंस को मिला दीजिए तो चेन रिएक्शंस हो गया, है ना। तो चेन रिएक्शन में होता क्या है कि वी हैव मोर देन वन फ्यूजन प्रोसेस और वी हैव मोर देन वन फ्यूजन रिएक्शन, तभी होगा ना, हर एक स्टेप में फ्यूजन हो रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को चेन रिएक्शन बोलते हैं, और फ्यूजन तो हर एक स्टेप में होगा ही होगा। ठीक है, तो ये है आपका जो बेसिक जो हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, चेन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, बड़े आराम से समझेंगे, क्योंकि एक बार चीज समझ में आ गई तो फिर आगे हर चीज समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और चेन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ये छोटे मोटे सवाल पूछ देते हैं, एक्सप्लेन द चेन रिएक्शन, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो ऐसे करके आपसे वो पूछ देते हैं।
अब है आपका इनसाइड व्यू ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब तक तो हमने बात करी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम होना शुरू कैसे होता है। ये आपका इनसाइड व्यू है, ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये मैंने इसलिए लगाया है आप लोग को दिखाने के लिए। कट सेक्शन है ये आपका, है ना, ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट का कट सेक्शन है, ठीक है। उसको बीच से काट दीजिए तो क्या दिखेगा आपको, तो एक्चुअली वो दिखाने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको लगाया है। ये होता है कंटेनमेंट बिल्डिंग, ठीक है। इसी बिल्डिंग के अंदर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, सारा कुछ जो होता है आपका इसी के अंदर होता है। और ये बड़ा ही क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें अगर कोई भी खराबी आ गई कंटेनमेंट बिल्डिंग में तो समझिए आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना मजबूत कंक्रीट दीवार का हम बनाते हैं कि कोई भी रेडिएशंस अगर है तो वो बाहर निकले ही नहीं। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये रिएक्टर वेसल है, ये भी एक कवरिंग ही होता है, ये भी एक कवरिंग होता है जिस कवरिंग के अंदर सारा रेडिएशंस जो होता है वो आपका उसको एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और बाकी जो बचा हुआ है वो कंटेनमेंट बिल्डिंग से लेता है। इसी इसका नाम कंटेनमेंट बिल्डिंग रखा गया। कंटेनमेंट मतलब होता है कि जिसमें कोई चीज़ इम्प्योरिटी वाला चीज़ होकर, ठीक है। तो ये आपका रिएक्टर वेसल है, ये कंट्रोल रॉड है। हम पढ़ेंगे कि करके क्या होता है। ये कंट्रोल रॉड होता है। कंट्रोल रॉड जो होता है, अब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, कंट्रोल रॉड जो होता है वो रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका फ्यूल रॉड है, ठीक है। फ्यूल रॉड यूरेनियम का बना हुआ होता है। ये रिएक्टर वेसल है जिसके अंदर पूरा रिएक्शन होता है। ये स्टीम है। कूलेंट पंप है आपका, इससे हम कूलेंट जो है सर्कुलेट करते हैं, और यही कूलेंट जो है अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसी को बाहर लेके जाता है। अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कूलेंट पंप जो है ये कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए होता है। और कूलेंट क्या होता है, कूलेंट जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो भी एनर्जी बाहर निकली है उसको वो बाहर ले जा करके और पानी गर्म करने में हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आया कूलेंट का क्या मतलब है। कूलेंट जो है वो अंदर जो हीट बना है उस हीट को बाहर ले जा करके पानी गर्म करने में यूज हम करते हैं, उसको हम कूलेंट बोलते हैं। और कूलेंट पंप क्या करता है, उस कूलेंट को सर्कुलेट करता है, ठीक है। ये टरबाइन है, तो टरबाइन का भी वही, अब स्टीम यहाँ पर आया, अब ये टरबाइन को घुमाया, टरबाइन घूमा तो अल्टरनेटर का रोटर घूमा, अल्टरनेटर का रोटर घूमा तो बिजली पैदा हो गई, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो बाहर निकला, जो भी स्टीम आपका यूज हो गया, उसके बाद जो बच जाता है वो ऐसे, ये आपका कंडेंसर यूनिट है ना। तो कंडेंसर में जा करके फिर ये जो पानी है, सॉरी ये जो भाप है वो भाप पानी में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ कंडेंस फॉर्म में चला जाता है, और ये पानी में कन्वर्ट होकर वापस फिर चला जाता है कहाँ पे, हीट एक्सचेंजर में। ये वाला जो आपका है ये हीट एक्सचेंजर है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है ना ये हीट एक्सचेंजर है या स्टीम जनरेटर का, क्योंकि स्टीम यहीं से बन रहा है ना, फिर वापस चला जाता है। और ये जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर का काम है आपका कंडेंसर को जो है वो कंडेंसिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना, ये ठंडा करने के लिए होता है कूलिंग टावर। और कूलिंग और जो भी लास्ट में हीट बच जाता है वो चिमनी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ प्रोसेस है, अभी हम पढ़ते हैं धीमे धीमे करके आगे, तो समझ में आ जाएगा आपको। अब है आगे लेआउट, ये आपको एग्जाम में बनाना है अगर आएगा बनाने के लिए तो, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से लेआउट बनाया हुआ है। जो आपने अभी देखा है ये पूरा प्रोसेस, उसका लेआउट यहाँ बनाया हुआ है बड़ा आसान तरीके से। तो मेरे ख्याल से इससे आसान नहीं हो सकता है, या बना सकते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, देखिए कूलेंट अंदर गया, कूलेंट बाहर आया, कूलेंट अंदर गया बाहर आया, हीट एक्सचेंजर में आपका भाप बना, और यहाँ से आपका जो स्टीम है ना, ये जो स्टीम है ये गया टरबाइन को घुमाया, और यहाँ से जो आपका रेसिडुअल स्टीम है, जो आपका रेसिडुअल स्टीम है वो बाहर निकला, और ये आपका कंडेंसर में गया, कंडेंसर से फिर वो स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, और पानी को थोड़ा सा हम हीट करते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए, और उसके बाद हम फिर उसको हीट एक्सचेंजर में हम डाल देते हैं, ठीक है। और ये सर्कुलेटिंग वाटर पंप है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर काम करता है आपके भाप को पानी में बदलने के लिए,
ठीक है। और यहाँ पर हीट एक्सचेंजर क्या करता है, ये है, यहाँ पे हम भाप को पानी में बदल रहे हैं और यहाँ पे पानी को भाप में बदल रहे हैं। यहाँ जो हीट एक्सचेंजर है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ जो हीट एक्सचेंजर यहाँ जो लगा हुआ है वो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों जगह लगा है। बहुत लोग कन्फ्यूजन हो, सर दो जगह हीट एक्सचेंजर क्यों लगाए हैं? ये लगाए हैं स्टीम टू वाटर कन्वर्जन के लिए, और ये लगा है वाटर टू स्टीम कन्वर्जन के लिए। ठीक है, और बाकी ये तो आपको पता ही अल्टरनेटर का शाफ्ट घुमाने के लिए है। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट बनाने के लिए आए तो आप ये लेआउट बना सकते हैं। अच्छा, उसमें अब एक आपका जो है सिलेबस में टॉपिक बड़ा कॉमन दे दिया है। एक है आपका कंस्ट्रक्शन दे दिया है, और कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, और एक लेआउट एंड वर्किंग है। तो वर्किंग कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग कॉमन ही रहेगा दोनों के लिए, बस डायग्राम अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप कंस्ट्रक्शन में भी सारा कुछ वही आता है लगभग, और लेआउट में भी लगभग वही आता है। तो बेसिकली टॉपिक जो है अलग अलग इसलिए दिया है कि आपको जब लेआउट आएगा तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, और कंस्ट्रक्शन जब आएगा तो उसका डायग्राम मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, वो बहुत ईजी तरीके से बना हुआ है, वो है। ठीक है, तो ये आपका लेआउट है, और बाकी चीज़ों के बारे में जो है, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे वो आप लिख देंगे वहाँ पे। अब आइए सिमेट्रिक डायग्राम, ये आपको बनाना है एग्जाम। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये आपको एग्जाम में बनाना, और ये बहुत ही आसान है ना, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए, ये आपका कंक्रीट शील्ड है, ये मॉडरेटर है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मॉडरेटर क्या होता है। फ्यूल एलिमेंट से ये वाला जो है ये यूरेनियम का बना हुआ होता है। ये स्टील प्रेशर वेसल है आपका। कंक्रीट शील्ड बाहर का जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए हॉट कूलेंट, यहाँ से आपका कूल कूलेंट जा रहा है, ठंडा कूलेंट जा रहा है, और ये हीट लेकर के बाहर निकल रहा है, और यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है आपका। यही स्टीम जो है वो आपका जनरेटिंग प्लांट में जा रहा है, जहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, और जो भी फिर आपका यहाँ से कंडेंस हो करके यहाँ पे आपका कंडेंसर यूनिट लगा हुआ होता है, वो कंडेंस होकर फिर पानी में कन्वर्ट होकर फिर चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो है सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ योर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो ये बनाना है आपको। तो दो डायग्राम बनाना है आपको, एक ये वाला और एक ये वाला। अलग अलग है, दोनों एक साथ नहीं बनाना है, जैसा पूछेगा क्वेश्चन में वैसा बनाना है। ठीक है, ये है आपका। अब हम पढ़ते हैं, बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे होंगे कि सर आगे फिर अब बताइए क्या है, क्या क्या कंपोनेंट है, इतना कुछ आपने दिखा दिया। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। पहला है न्यूक्लियर रिएक्टर, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और सबसे महंगा पार्ट होता है। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे महंगा होता है ये, और बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल मतलब कि अगर इसमें खराबी आ गई तो आपका पावर प्लांट बैठ जाएगा, बंद करना है आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट, बस चलना ही नहीं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट्स जो है आपका, ये न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत लिख किया मेरे से, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नोट्स में भी अगर आएगा तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे से थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस है जिसके अंदर आपका चेन रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, मतलब स्टार्ट होता है, कंट्रोल भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं। समझिए, तीनों काम होता है। मतलब चेन रिएक्शन को शुरू करना, इनिशिएट करना मतलब शुरू करना, कंट्रोल करना मतलब क्या हुआ, कंट्रोल करना मतलब रिएक्शन को बंद करना, चालू करना, है ना। क्योंकि आप बोलो सर कंट्रोल और मेंटेन तो एक ही वर्ड है, नहीं। कंट्रोल मतलब है कि अगर आपको रिएक्शन बंद करना है और चालू करना है, वो कंट्रोल हो गया। ठीक है, और कम ज़्यादा करना है, वो है। और मेंटेन अ स्टेडी स्टेट मतलब क्या हुआ कि एक जो रिक्वायर्ड रिएक्शन का स्पीड है उसको मेंटेन करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, हम चेन रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, चालू भी करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं स्टेडी रेट पे। फ्यूल रॉड, ये अलग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जिरकोनियम अलॉय ट्यूब होता है फिल्ड विद ग्रेन ऑफ यूरेनियम। जिरकोनियम अलॉय का ट्यूब होता है, ग्रेन ऑफ एल्यूमिनियम मतलब होता है यूरेनियम का दाना, है ना, छोटा छोटा दाना जो होता है ना, जैसे मटर का दाना आप देखे हो तो ग्रेन्स, वो उसको ग्रेन्स हम बोलते हैं। तो अब क्या है कि कंप्लीट प्योर फॉर्म ऑफ यूरेनियम तो हमारा हम यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जिरकोनियम अलॉय का ट्यूब लेके उसके ऊपर हम यूरेनियम को चिपका देते हैं, छोटा छोटा दाना यूरेनियम का है उसको हम चिपका देते हैं, और फिर वो हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल रॉड। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्यूल रॉड में कौन सा अलॉय यूज़ करते हैं, तो जिरकोनियम अलॉय ट्यूब का हम यूज़ करते हैं। शील्डिंग वर्ड से क्लियर है। शील्डिंग जो है पोलर न्यूक्लियर रिएक्टर को जो है का जो रेडिएशन है उससे बचाने के लिए हम शील्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है। मॉडरेटर, मॉडरेटर से वर्ड समझिए, मॉडरेटर मतलब कम करने वाला। ठीक है, मॉडरेटर मतलब कम करने वाला। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने 10वीं तक में भी पढ़ा होगा शायद। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए हमें फास्ट मूविंग नहीं चाहिए। उसका मैं वजह बताऊंगा, ये लेक्चर का एंड टॉपिक मेरा वही है कि हमें क्यों स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो अभी यही समझिए, मॉडरेटर जो हम यूज़ करते हैं वो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए। अब आप बोलोगे सर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, ये इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतने तेज़ी के साथ न्यूट्रॉन बाहर निकलता है कि अगर आप उसको स्लो डाउन नहीं करोगे तो आपका रिएक्शन, आगे का रिएक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम देना होता है यूरेनियम को, है ना। वो बिजली के स्पीड से नहीं होता है कि बिजली चमकी और सब हो गया, थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अगर आप न्यूट्रॉन का स्पीड को कम नहीं करेंगे तो आपका आगे का चेन रिएक्शन एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा, और उससे क्या होगा, न्यूट्रॉन जो है वो बिना स्ट्राइक किए भी बाहर मतलब एब्जॉर्ब भी नहीं होगा और वो बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आपका रिक्वायर्ड स्पीड है, जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे स्टेडी स्टेट की बात कर रहे थे, जो मैंने आपको कहा है ना कि स्टेडी, ये मेंटेन वर्ड अलग, इसका अलग मतलब है, यही है मेंटेन। मेंटेन में हम क्या करते हैं, मॉडरेटर को हम यूज़ करके न्यूट्रॉन की स्पीड को हम मेंटेन करके रखते हैं ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो स्टेडी स्टेट में चलता रहे, आराम से चलता रहे। ठीक है, तो टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग द फ्यूजन रिएक्शन। अब हम यूज़ क्या क्या करते हैं, ग्रेफाइट, हैवी वाटर, बेरिलियम कैन बी यूज्ड फॉर नेचुरल यूरेनियम एंड ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूज फॉर एनरिच्ड यूरेनियम। ये MCQ में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए मॉडरेटर। तो ग्रेफाइट है, हैवी वाटर है, बेरिलियम है, ये हम यूज करते हैं जब आप नेचुरल यूरेनियम यूज़ करते हैं। अब आप बोलो सर एनरिच्ड यूरेनियम क्या है, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो प्रोसेस्ड यूरेनियम है, जो हम प्रोसेस करके, अब जैसे यूरेनियम जो आपका होता है नेचर में आता है उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होता है ना, जब आप उसको प्रोसेस करके प्योर फॉर्म निकाल दे तो वो एनरिच्ड होता है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट अलग पड़ जाता है, लेकिन हमारा रिएक्टर इतना काबिल होता है कि वो नेचुरल यूरेनियम को भी वो उससे भी एनर्जी रिलीज कर देता है वो। ठीक है, तो जब आपका एनरिच्ड यूरेनियम होगा तो आप ऑर्डिनरी वाटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपका नेचुरल यूरेनियम होगा तो ग्रेफाइट, हैवी वाटर, बेरिलियम यूज़ करना है आपको स्पीड को कम करने के लिए। जो वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा कि स्पीड कैसे कम होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये समझिए कि मॉडरेटर जो होता है स्पीड को कम करने के लिए होता है न्यूट्रॉन के। उसके बाद है कंट्रोल रॉड। वर्ड से पकड़िए, कंट्रोल रॉड मतलब क्या, किसी को कंट्रोल करेगा वो। और कंट्रोल हमें किस चीज़ को करना है, कंट्रोल हमें किस चीज़ का करना है, न्यूक्लियर रिएक्शन का कंट्रोल करना है। तो ये कंट्रोल जो है क्या करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। तो अब न्यूक्लियर रिएक्शन कंट्रोल कैसे होगा, सोचिए थोड़ा। न्यूक्लियर रिएक्शन चालू कैसे हुआ था, चालू हुआ था न्यूट्रॉन के स्ट्राइक करने से। तो हमें कंट्रोल कैसे करना होगा, अगर हम न्यूट्रॉन को ही कंट्रोल करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ही कंट्रोल करते हैं तो हमारा रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन चालू कैसे हुआ था, हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन चालू हुआ था न्यूट्रॉन के कोलिजन से, और उस कोलिजन से और भी न्यूट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर हम कंट्रोल कर लें तो रिएक्शन हमारा कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो कंट्रोल रॉड यही करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, ये जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप बोलो सर कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब ऐसे करता है, देखिए कंट्रोल रॉड यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला। तो क्या होता है कि इसको हम
जब हमें रिएक्शन कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल रॉड को हम नीचे ढकेलते हैं, ऐसे नीचे ढकेल दिए तो ये कंट्रोल रॉड जो है पूरा यहाँ तक आ जाता है ऐसे। वैसे ये वर्किंग में भी मेरे को बताना है, बट मैं यहाँ बता देता हूँ आपको कि जब टर्मिनोलॉजी बाहर निकली है तो फिर उसको जानना जरूरी है। तो जितने भी ये कंट्रोल रॉड हैं, जब आप उसको ऊपर से धक्का दोगे तो नीचे की तरफ वो ऐसे आ जाएगा, और फिर जो भी न्यूट्रॉन यहाँ निकल रहे हैं ये इनको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो इससे क्या होता है, आपका चेन रिएक्शन जो है रुक जाता है या कंट्रोल हो जाता है। तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा आप उसको नीचे ही धक्का दो, मतलब पूरा नीचे ही करोगे, कभी हाफ करोगे, कभी क्वार्टर में जाओगे, कभी 3/4 करोगे। तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा आप उसको पुश करके रिएक्शन को कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल रॉड्स आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रॉन। इसको अलग टर्मिनोलॉजी में लिख सकते हैं कि कंट्रोल रॉड्स आर यूज टू कंट्रोल द fission reaction by absorption of neutron। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आर इंसर्टेड इनटू द बंडल, ये बंडल में होता है यूजिंग अ मैकेनिज्म दैट कैन राइज और लोअर द कंट्रोल रॉड्स टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, इसको एक टर्मिनोलॉजी, अब जैसे अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कोई आदमी तो जाकर के रॉड को मतलब बाहर और नीचे और ऊपर तो करेगा नहीं ना। तो एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, सब ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि वो रिएक्टर का अंदर जो है इतना ज़्यादा मतलब रेडिएशंस होता है कि भाई मतलब इंसान को जाना ऐसे अलाउड है नहीं, है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि कंट्रोल रॉड्स को ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू हम उसको रॉड को ऊपर नीचे करते हैं। द रॉड्स इसेंशियली, ठीक है, कंटेन न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स। अब उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स क्या क्या होते हैं, बोरोन कार्बाइड, कैडमियम और हैफनियम हम लगाते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपका न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो बोरोन रॉड्स बहुत कॉमन है, बोरोन या कैडमियम रॉड, एग्जाम में आता भी है एमसीक्यू में कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन बी यूज एज ए कंट्रोल रॉड्स। तो बोरोन रॉड है, कैडमियम रॉड है, ये यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कूलेंट, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। कूलेंट जो होता है वो जो आपका एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्टर के अंदर, उसको बाहर ले जा करके, ध्यान से सुनिए, कूलेंट जो होता है, जो रिएक्टर के अंदर एनर्जी बन रहा है उसको बाहर ले जा करके, ठीक है, उसको बाहर ले जाएगा और उससे हम पानी गर्म करेंगे, उससे भाप बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्टर में तो एनर्जी है लेकिन एनर्जी को बाहर भी तो निकालना है ना हमें, है कि नहीं। तो कूलेंट काम करता है। कूलेंट क्या करता है, रिएक्टर के अंदर जो भी एनर्जी बन रहा है उसको बाहर निकाल करके हीट एक्सचेंजर में ले जाता है, और हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, आपका पानी जो है वो भाप में बदल जाता है। ठीक है, तो ये है कूलेंट का काम। ठीक है, अब कूलेंट गैस हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन भी यूज़ करते हैं, हीलियम भी यूज़ करते हैं। कूलेंट फ्लूइड्स और लिक्विड लाइक ऑर्डिनरी वाटर, हेवी वाटर, लिक्विड मेटल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सोडियम का आता है, सोडियम मेटल हम यूज़ कर सकते हैं, एंड सम अदर ऑर्गेनिक लिक्विड्स आर यूज। अब आप बोलो से इतना सारा है, यूज़ कौन सा करते हैं, ये देखिए डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है। ठीक है, एक होता है आपका ब्रीडर रिएक्टर होता है, वैसे सिलेबस में है नहीं शायद आपके, ब्रीडर रिएक्टर होता है। फिर आपका होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर होता है। तो जैसा रिएक्टर रहेगा वैसा आप कूलेंट यूज़ करोगे, लेकिन नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं, अब एक आप ही पूछो सर नॉर्मली बता दो क्या किसमें, तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो हेवी वाटर यूज़ करते हैं या फिर लिक्विड सोडियम। तो अगर एमसीक्यू में आएगा तो हेवी वाटर और लिक्विड मेटल में सोडियम मेटल, अगर लिक्विड मेटल नहीं है, अगर सोडियम मेटल लिखा है तो आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक पर। ठीक है, तो ये आपका कूलेंट हो गया। उसके बाद है स्टीम जनरेटर, जैसे नाम से ही है, ये तो आपको पता ही है, बहुत ही कॉमन चीज़ है। स्टीम जनरेटर से हम क्या करते हैं, जो भी आपका हीट एक्सचेंजर से जो भी आपका स्टीम आ रहा है उससे हम टरबाइन को घुमाते हैं और हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जनरेटर का काम ही वही है। ठीक है, उसका कंडेंसर, कंडेंसर का बहुत ही काम है। कंडेंसर जो है, जैसा मैंने आपको अभी लेआउट से भी बताया था और कट सेट से भी बताया था,
कि कंडेंसर में आपका जो स्टीम है वो ठंडा होता है, ठीक है, और ठंडा हो करके जो प्रेशर स्टीम का है वो घट जाता है वहाँ पे, ठीक है, और प्रेशर घट करके वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है। बस कंडेंसर का यही काम है, ठीक है। तो कंडेंसर इज अ डिवाइस और यूनिट विच इज यूज टू कंडेंस वेपर इनटू लिक्विड, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंडेंसर आर टू रिड्यूस द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर। देख लीजिए, तो टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको रिड्यूस करने की, क्योंकि जो भी प्रेशर स्टीम का बाहर निकला है टरबाइन से, तो प्रेशर कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। फिर इंक्रीज द एफिशिएंसी। अगर आप ठीक से कंडेंस नहीं करोगे तो क्या होगा कि स्टीम कभी कभी क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका कंडेंसर यूनिट ठीक से नहीं काम कर रहा है तो पूरा भाप जो है पानी में नहीं कन्वर्ट होगा, कुछ भाप रह जाएगा। तो भाप पे क्या होता है, बैक प्रेशर मारता है, वो वापस फिर टरबाइन में घुसने शुरू कर देता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो टरबाइन है उसके रोटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? स्टीम, एक तो स्टीम आप देखिए, मैं बताता हूँ उसको डायग्राम से, मैं बता देता हूँ आपको। कभी कभी क्या होता है कि ये डायग्राम यहाँ पर है ना, देखिए क्या होता है कि आपका ये स्टीम यहाँ पर आया, ठीक है, टरबाइन को घुमाया और बाकी स्टीम बाहर निकल गया और यहाँ कंडेंस हो गया। लेकिन अगर आपका कंडेंसर यूनिट ठीक से नहीं काम कर रहा है तो स्टीम क्या होता है, कभी कभी वो बैक फ्लो मार देता है ये, और उसको मारने की वजह से क्या होता है कि अब इस स्टीम में क्या है आपका, इस स्टीम में वाटर ड्रॉपलेट ज़्यादा है, वो जाके टरबाइन के ब्लेड से में चिपक जाते हैं और ब्लेड खराब करता है, उससे आपका टरबाइन का लाइफ खराब हो जाता है। समझ रहे हैं? तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो ये है यही है कंडेंसर का काम, एंड टू रिकवर हाई क्वालिटी फीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेट, ठीक है। जो फीड वाटर आपका मिल रहा है उसका क्वालिटी को मेंटेन करना होता है और उसको फिर वापस फीडबैक करना स्टीम जनरेटर में बिना ट्रीटमेंट के। तो ये काम है आपका कंडेंसर का। फीड पंप है। फीड पंप क्या है, जो आपका कंडेंसर से जो आपका पानी बाहर निकल रहा है उसको फीड मतलब होता है खिलाना, देना। तो फीड पंप क्या करता है, जो भी आपका पानी बना इस कंडेंसर के अंदर उसको वापस फिर को हीट एक्सचेंजर में उसको भेजने का काम फीड पंप करता है, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ये जो है स्टीम कमिंग आउट ऑफ द टरबाइन फ्लोज थ्रू द कंडेंसर फॉर द कंडेंसेशन एंड रीसर्कुलेटेड मतलब बार बार सर्कुलेट करता रहेगा फॉर द नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑपरेशन। अब नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑपरेशन क्या है, पानी का फिर भाप में कन्वर्ट होना, नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है। सो द फीड पंप सर्कुलेट्स द कंडेंस वाटर इनटू द वर्किंग फ्लूइड लूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके बारे में। लास्ट में कूलिंग टावर है आपका। कूलिंग टावर बस हीट रिमूवल के लिए होता है, जो भी आपका जो जितना भी भाप पानी में बदला सो बदला, उससे जो हीट बाहर निकला वो कूलिंग टावर से होके बाहर निकल जाता है वो, ठीक है। तो ये था आपका कूलिंग टावर का काम कि कूलिंग टावर आर हीट रिमूवल डिवाइसेस, जिससे हम हीट रिमूव करते हैं टू ट्रांसफर प्रोसेस वेस्ट हीट टू द एटमोसफियर। जो भी वेस्ट हीट बच गया उसको हम एटमोसफियर में वापस हम भेज देते हैं, ठीक है। तो ऑन वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू द कंडेंसर इज टेकन टू द कूलिंग टावर फॉर कूलिंग एंड रीयूज। जो भी आपका कंडेंसर में पानी घूम रहा है वो कूलिंग टावर से हो करके फिर जाता है आपका, जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो कंडेंसर से होता हुए जाता है, फीड पंप फिर उसको वापस भेज देता है हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो ये है आपका पूरा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था इसका आंसर कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्यों चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद समझ में आ जाए आपको कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम को जब तक न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक चेन रिएक्शन नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो और इसको न्यूट्रॉन जब मिलता है तो न्यूट्रॉन को यह पहले एब्जॉर्ब करता है, मतलब अपने अंदर लेता है, तो उसमें कुछ टाइम चाहिए होता है। तो जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, जब न्यूट्रॉन स्लो मूव करेगा, है ना, तो यूरेनियम के पास सफिशिएंट टाइम होगा उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए। नहीं तो क्या होगा कि न्यूट्रॉन आएगा और यूरेनियम के पास से इतने तेजी में निकल जाएगा
कि यूरेनियम उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है। तो अब आपका मान लीजिए यूरेनियम एटम यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, न्यूट्रॉन आया और फटाक से निकल गया तेजी में एकदम, तो ये इसको एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो ये न्यूट्रॉन जो आपका यहाँ आ रहा है वो तो बर्बाद हो गया ना। जब ये स्लो आएगा, ऐसे स्लो करके आएगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो न्यूट्रॉन को आराम से टाइम मिलेगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है। तो यूरेनियम 235 इज ए फर्टाइल न्यूक्लियस। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, तो वो न्यूक्लियस है। ठीक है। एंड इट फ्यूजन्स एफिशिएंटली ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। वर्ड पे ध्यान दीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करेगा तभी होगा, और उस एब्जॉर्प्शन को एफिशिएंटली होने के लिए स्लो न्यूट्रॉन चाहिए। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो तेजी के साथ निकल जाएगा और यूरेनियम को टाइम नहीं मिलेगा एब्जॉर्ब करने का। अब यूरेनियम एक स्टेबल है, समझिए, जो एक स्टेबल एटम है, उस पर आप अगर उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आप कुछ दे रहे हो तो टाइम दोगे ना आप उसको, तभी। अगर वो टाइम मिला नहीं तो एब्जॉर्ब किया नहीं तो रिएक्शन हुआ नहीं, तो अल्टीमेटली आपका प्लांट का एफिशिएंसी घट गया। ठीक है। तो ये है आपका। तो स्लो न्यूट्रॉन्स स्पेंड मोर टाइम क्लोज टू यूरेनियम 235 वाइल पासिंग थ्रू द यूरेनियम। ज़्यादा टाइम मिलता है आपको न्यूट्रॉन को टाइम गुजारने का, ताकि यूरेनियम उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सके इन कंपेरिजन टू फास्ट न्यूट्रॉन। ठीक है। सो स्लो न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाई यूरेनियम 235 मोर एफिशिएंटली। अब आगे बात जो मैं आपसे कह रहा था, मोर एफिशिएंटली देन द फास्ट वंस, एंड दैट इज वाई न्यूट्रॉन्स आर स्लो डाउन बाय द यूज ऑफ मॉडरेटर टू प्रोड्यूस फ्यूजन इन 235 मच एफिशिएंटली। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सबको मैंने डार्क कलर से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ताकि कम से कम ये वर्ड भी अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप आंसर जोड़ के लिख दोगे अगर पूछेगा तो। वैसे नॉर्मली ये सब इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी 2-2 नंबर का भी आ जाता है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्यों चाहिए, मॉडरेटर का क्या काम है। तो जब मॉडरेटर का अगर आपसे अलग से अगर 2-3 नंबर का सवाल पूछेगा तो आप उसमें ये वाला पॉइंट भी ऐड कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पॉइंट भी आप ऐड कर देना। पहले मॉडरेटर के बारे में बता देना और फिर ये लिख देना। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया न्यूक्लियर पावर प्लांट का बेसिक क्या होता है, लेआउट क्या होता है, और कौन कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, और हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन क्यों चाहिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे वर्किंग डिस्कस करूंगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।